अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान को फैटफ में रखवाने की इंडियन कोशिशें नाकाम हो गई हैं और इजलास हुआ है रिसेंटली फैटफ का, जो उसमें इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए, लेकिन वहाँ पे तमाम मेंबरान ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कंप्लायंस बहुत अच्छी है और सिर्फ रिपोर्टिंग लेवल पे रखा गया है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़तह है, इस सेंस में भी कि चीन ने, जापान ने और तुर्किया ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की है इस इजलास में और इंडिया को एक और इंटरनेशनल शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आज के प्रोग्राम का मैं तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले हमारे आज की टॉप स्टोरी, ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान। ये हम क्यों बात कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद महमूद मलिक साहब से, दिफाई तजियाकार हैं, साबिक CEO है PIA के। और ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जो ईरान इसराइल जंग हो रही है और इसमें ईरान ने जवाबी वार किया, 100 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए हैं और तल अवीव में 3 लोग हलाक हुए हैं, 80 ज़ख्मी हुए हैं इसराइली मीडिया के मुताबिक। लेकिन इसराइल ने जो हमले किए थे उसमें 78 ईरानी शहीद हुए, 320 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिसमें उनकी टॉप मिलिट्री कमांड और एटमी साइंसदान भी शामिल हैं। ईरान ने यह दावा भी किया कि उसने इसराइल के 2 F-35 तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इसराइल इसकी तरदीद कर रहा है। अब लेकिन जो इतवार को मुज़ाकरात होने थे अमेरिका और ईरान में, वो कैंसिल हो गए हैं। न्यूक्लियर टॉक्स जो होनी थी और ईरानी मुश्किल मंदूब जो यूनाइटेड नेशन में हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका भी इन हमलों में बराबर का शरीक है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है कि नेतन्याहू ने उनको इस्तेमाल किया है और उनको बेवकूफ़ साबित किया है कि जब वो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त हमला किया और मुज़ाकरात को सबटाज कर दिया। तो ये हमारा आज का टॉप स्टोरी है और हमारे आज का हॉट इशू होगा, हुकूमत वफाकी बजट कैसे मंजूर करवाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बजट की मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि हमें ये बजट कबूल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन IMF की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। साथ हम देख रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में बेबहा इजाफा कर दिया गया है, लेकिन गरीब की 37,000 कम से कम तनख्वाह वहीं के वहीं है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की गिरती साख और इंडिया के अंदर मोदी को सख्त तनकीद किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब खुद पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं और वहाँ पे जाके अपने मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। मोदी खुद नहीं गया बल्कि वफ्द को भेजा, क्योंकि मोदी की अब इंटरनेशनल स्टैंडिंग कोई नहीं है, लोग उस पर दुनिया में एतबार नहीं करते। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद महमूद मलिक साहब ने। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपको हज की मुबारकबाद। मलिक साहब, मैं अपने टॉपिक पे ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ, ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान। लेकिन ये जो आपने सुना है नेतन्याहू जो फरमा रहे हैं, और उन्होंने ईरान की कौम को कहा है कि आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और साइरस द ग्रेट का रेफरेंस दिया तारीख़ी हवाले से, जब उन्होंने पनाह दी थी जूश नेशन को और उस एहसान का बदला उतार रहे हैं अब इसराइल वाले। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान की नौजवान कौम को भी यही कहा कि आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। तो ये क्या है? ये इत्तेफाक है, प्लानिंग है, या एक स्ट्रेटजी है? क्या है ये? किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये जो नैरेटिव चल रहा है सब बयानिया नहीं। और मैं हमेशा इस बात पे बड़ा कन्विंस रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मजबूत इस्लामी मुल्क के खिलाफ, इमर्जिंग इस्लामिक मुल्क के खिलाफ कोई भी प्लान बनता है, तो वो सिवाय इजराइल, भारत, अमेरिका तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि उसमें बहुत से और लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए हमें इस पे तो कोई दो राय रखनी नहीं। अगर आप को देखें और आप इस नेतन्याहू को देखें, तो ये फाशिस्ट लोग हैं, इनका आइडियोलॉजी एक है। अगर आप देखें मोदी को, तो उसने क्या किया? उसने जुल्म बर्बरियत के वो कारनामे अंजाम दिए जो कि शर्मनाक थे हिंदुस्तान के अवाम के लिए। इसी तरह अगर आप नेतन्याहू को देखें, तो उनके जहन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो ग्रेटर इसराइल क्या है और गजा के लोगों को वो क्यों शहीद किए जा रहे हैं, और उनके नजदीक गजा के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो फलस्तीन के अंदर रहे। उनके यहाँ कोई कंफ्यूजन है। अब अगर इस सारे नैरेटिव को देखें, तो जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है, तो वो जो शुरू करते हैं टेररिस्ट
उसके बाद इधर नैरेटिव शुरू होता है मैस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और जब देखते हैं कि ईरानी नेशन उसका मुकाबला करने को चाह रही होते, तो वो उसको शख्सी प्रेफरेंस कोई चीज नहीं होती। अगर आप देखें इन्होंने जो अपना नैरेटिव बयान किया कि राइजिंग लॉइन, तो लॉइन का क्या तस्वुर इन्होंने दिया कि वो जो बादशाहत के जमाने में ईरान का निशान था। तो ये तफरीक पैदा करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूं ईरान में जरूर मसाइल है, मैं ये जरूर मानता हूं कि ईरान के अंदर भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और उसका सबसे बैना सबूत ये है कि आज तक ईरान की जितनी टॉप लीडरशिप, वेदर वो मिलिट्री थी या साइंटिफिक थी या न्यूक्लियर लीडरशिप थी, उसको जो टेक आउट किया गया है उसमें डेफिनेटली इनसाइड हाथ जरूर शामिल था। अच्छा, इसमें मैं आपने आपने अच्छा किया, आपने टेकअप किया इंटरनल इंटेलिजेंस फेलियर, उनका सिक्योरिटी फेलियर। मैं कंपैरिजन कुछ पाकिस्तान से भी करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की भी दुश्मनी है। ऐसी सिचुएशन से इंडिया क्या आइंदा जो यूक्रेन ने किया रूस के साथ, या जो अब इसराइल ने पहले अंदर लोग भेजे उनके साथ ड्रोन्स के साथ, तो क्या इंडिया भी ऐसी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर कर सकता है इसी तरीके से? अगर ऐसा है तो क्या हमें ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया से कोई खैर की तवक्को न रखें, खास तौर पे मोदी और नेतन्याहू के होते हुए कोई खैर की तवक्को न रखें। अगर आपने खबरों को फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने इनको कॉल किया, मिस्टर मोदी को, और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी। तो ये किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन आप ये देखें कि खुदा न खास्ता जो अटैक ईरान में होता है, जो इंटरनल इंटेलिजेंस फेल ईरान में होता है, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमने एक अमली मुजाहरा देखा कि पाकिस्तान के अंदर से कोई ऑपोजिशन की आवाज नहीं हुई। सालमियत और वकार का सवाल है, तो मेरे ख्याल में मोदी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब खास तौर पे इस वाक्य के बाद उसको 10। क्या आप समझते हैं कि इसराइल की ये सोच बदल गई होगी और वो इंडिया के साथ मिलकर अब पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की किसी कार्रवाई का नहीं सोचेगा? सारी कौम को ये पता होना चाहिए कि इंडिया और इसराइल कभी नहीं बदलेंगे। उनकी जो तकलीफ, जो नफरत है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान एक रेजिलियंट नेशन की तौर पे, आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले इसराइल ने एनडीबी के नाम से इराक के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह किया था। उसके बाद इसी तरह की एक अटेम्प्ट पाकिस्तान के ऊपर भी की गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त हवा में थी, और हमने ये तय कर लिया था कि दिस वे और दैट वे। वो भी रात का वक्त था, अर्ली मॉर्निंग का, और उस वक्त ये कभी इनकी सोच नहीं बदलेगी। पाकिस्तान इनकी नजरों में खटकता रहेगा। आप अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। और मेरा मानना यह है कि ये जो ईरान ने रिटेलिएशन स्ट्राइक्स की हैं, इसकी वजह से ईरान को, इसराइल को अब दोबारा से सोचना पड़ेगा, अपने अटैक्स को सोचना पड़ेगा। अगर ईरान चुप करके बैठ जाता, अगर ईरान की जितनी तबाही हुई वो कुछ ना करता, और अभी मेरे ख्याल में, मेरी राय है कि ईरान को आगे भी जाना चाहिए। अगर हम स्टेट ऑफ होमस की तरफ जाते हैं, अगर हम होतीज को एक्टिवेट, अगर ईरान होतीज को एक्टिवेट करता है, तो जरूर करना चाहिए। जब आप फिटेस्ट बनेंगे तब आपके साथ आके कोई बात करें। तो आप ये समझते हैं कि अगर इंडिया किसी भी किस्म का एडवेंचर करता है इसराइल की शय पे या इसराइल के साथ मिलके, तो पाकिस्तान को इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब देना चाहिए इंडिया को, जैसे आप ईरान को कह रहे हैं कि उसे देना चाहिए? जो आपने इस वाक्य में भी देखा, जो हमारा इनके साथ अटैक हुआ था, आपको पता नहीं, हमारे अटैक्स हुए उस वक्त ईडब्ल्यू वॉरफेयर के ऊपर, जो इनके एसेट्स थे उनके ऊपर उस वक्त इसराइल के एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे। और ये भी खबरें हैं कि उस वक्त अमेरिका की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिली। तो ये तो सपोर्ट मिलती रहेगी और ये प्लान करते रहेंगे। अब वक्त ही आ गया है कि अब हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से करना था कर लिया, और पहले से ज्यादा तैयारी करें, लेकिन ऐसा दंदाने शिकन जवाब दें कि इनको दोबारा जुर्रत ना हो। ठीक, आप कह रहे हैं कि अब जो जवाब पाकिस्तान दे वो ऐसा हो कि दोबारा फिर तीसरी दफ़ा इंडिया की जरूरत ना हो। तो अच्छा चलें, ये तो हो गया। इसके लिए हमें ज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत बेहतर करनी है, अपनी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने, उन्हें उनके ये तासुर ख़त्म करना है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं या हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं हम जिम्मेदार स्टेट नहीं हैं। अभी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका है, आप समझते हैं उसमें इन इशूज़ पे बात होगी, या आपके ख्याल में क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस मौके पे? देखिए, इस वक्त जो स्टेट है पाकिस्तान और एशिया में, हमारी एक रिकग्निशन आ गई
इस रिकग्निशन को जिस तरह हमने एक्सप्लॉइट करना है उसको करना चाहिए, अस्करी महाज पे, सफारती ठीक। महाज पे। और मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा आगे जाना चाहिए। अमेरिका के पास हमें आर्मी के साथ साथ अपने दूसरे लोगों को भेजना चाहिए, अपने बिजनेसमैन के नुमाइंदे भेजने चाहिए, सोशल साइंसेस के लोग भेजने चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान का वो नैरेटिव बनाए जो असल नैरेटिव है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ चूंकि इंस्टेबिलिटी रही, और उन इंस्टेबिलिटी का भी जिम्मेदार अमेरिका है। उसने तो हमें उस जंग में धोखे रखा, हमें सारी वेस्ट ने उस वॉर और टेरर पे झोंके रखा, जिसमें हम अपने घर पे तवज्जो ही नहीं दे पाए। सो हम अपने घर पे तवज्जो देते हुए सफारती महाजों पे ये जरूर अमेरिका में अब डिस्कस होगा कि देखिए, इसमें कोई शक किसी को के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम लेंगे या फंडामेंटलिस्ट ले लेंगे, हमारा कमांड नेटवर्क बहुत मजबूत है, बहुत सिक्योर है, और मॉडर्न लाइंस के ऊपर है, जिसमें किसी को किसी किस्म का कोई शकम मौजूद नहीं। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये बताइएगा, एक बात तो आपकी मैं मुझे तो समझ आ गई है कि इंडिया और भारत का गठजोड़ माजी में रहा, आपने भी कहा, खबरें भी आई हैं। तो ये जो भी रिसेंट पाक भारत जंग हुई है, तो भारत को तो हमने जवाब दिया है, तो इसराइल को तो हमने जवाब कोई नहीं दिया। और अगर खुदा न खास्ता अभी मुस्तकबिल में इसराइल फिर कुछ करता है ईरान के बाद पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान फिर इसी तरह ठंडा रहेगा या कुछ करेगा तो क्या करना चाहिए? देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने जेब में रखते हैं, वो कार्ड्स तब शो करते हैं जब बारी आती है। हमें मुझे अपनी ठीक। पुरानी सर्विस के लिहाज से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं खुदा ना खासा का लफ्ज कहता हूं कि अगर इसराइल ने कोई ऐसी मैली नजर से हमें देखा, तो अल्लाह के बड़ा फजल है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम उनको टारगेट करेंगे, और उनके सहूलतकारों को भी टारगेट करेंगे। इसलिए कोई हमें इतनी आसानी से तरने वाला न समझे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वॉर चेंज हो रही है, जो यूक्रेन का आपने देखा, जो भी शॉक एंड ऑ इसराइल ने क्रिएट किया, और जो इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, उसके लिए आपको मजीद तैयारी करनी पड़ेगी। किसी खुशफहमी में ना रहें। कोई मुल्क, ठीक। कोई दोस्त किसी के लिए जंग नहीं लड़ता, सब अपने मफादात की जंग लड़ते हैं। तो आपको अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा। बस यही सुनना था एयर मार्शल साहब कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जवाब दिया जा सकता है। ये बताइएगा, आपने कहा कि खुद अच्छी बात की आपने कि कोई किसी की जंग नहीं लड़ता और ख़ुद ही सब कुछ करना पड़ता। अभी भी हमने देखा कि हमें खुद ही लड़नी पड़ी जंग। तो क्या आप इस पर आपकी राय क्या है? आपने कहा कि जो सिविलियन क़यादत है, नॉन मिलिट्री क़यादत जो है पाकिस्तान की, उसको भी आगे ले जाना चाहिए, उसके ज़रिए भी अमेरिका से या दुनिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा उस पर बात करेंगे? देखें जी साहब भाई, देखें, ये बात तो बिल्कुल अयां है कि भी आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, तो दुनिया में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ज्यादा समझा जाता है रादर देन मिलिट्री नॉर्म्स को। तो बजाय हम मिलिट्री टच को लेके चले, ठीक। मेरी जाती राय है कि आपको नॉन मिलिट्री स्टांस लेके अपना वो फेस, डेमोक्रेटिक फेस आपको दुनिया में दिखाना चाहिए, जो हम बार बार बात करते हैं कि, और ये इमेज देना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है, जिसका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इंतहाई सिक्योर है, और हम चाहते हैं कि हम अमन की जिंदगी गुजारते हुए अपने मुल्क और अपने मुल्क के वासियों को आगे लेके चलें। एक सवाल लोगों के जहनों पे बहुत है, और आप ज़ाहिर है आप दिफाई माहिर हैं, आपने सारी ज़िंदगी एयरफोर्स में गुजारी है और जंगें भी लड़ी हैं। ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ईरान इसराइल की जो जंग हो रही है, ये स्पिल ओवर होगी, क्या होगा? और इससे माशी तौर पर तो ज़ाहिर है नुकसान बहुत हो सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, मज़ीद बढ़ेंगी। तो आपके ख्याल में ये जंग क्या रुख लेने जा रही है, या आप समझते हैं कि सीज़ फायर हो जाएगा? देखिए, जब यूक्रेन की जंग चली तो लोगों ने कहा कि ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ग्रेट वॉर। ईरान को अगर आपने मजीद प्रेस किया, तो वो जो आज उन्होंने वार्निंग दी है कि हम यूके, फ्रांस और यूएसए की इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे, तो वो इंस्टॉलेशन कहां पे है? उसी रीजन के अंदर ही है ना। लाइक इराक के अंदर स्पेशल फोर्सेस का जी। कैंप है अमेरिका का, और वो बिल्कुल इनकी रेंज में है। तो इस तरह के तो जरूर बहरीन में होंगे, भी है। लेकिन ये कोई ग्रेट वॉर की तरफ नहीं जा। सो इनकी बिल्कुल रेंज में। फिर अब शवाहिद कि ये जो एक्सप्लॉइट किया है अगेंस्ट ईरान,
सो ईरान को जब आप इतना कॉर्नर कर देंगे, तो जैसे मैंने कहा स्टेट ऑफ होमस की तरफ उसको जाना चाहिए, तो वो इन ऑप्शंस को भी इस्तेमाल जरूर करेगा, जिसकी वजह से रीजन में जरूर इंस्टेबिलिटी आएगी। वर्ल्ड पे इंपैक्ट आपने कल का ही देख लिया, ऑयल प्राइसेस सोर होना शुरू हो गई हैं, अमेरिकन की जो स्टॉक है वो बैठना शुरू हो गई है। तो ये तो होगा, आप ये समझना है तो ये तो नहीं हो सकता, रिएक्शन आएगा, दुनिया पे असरात आएंगे, और जो मुल्क प्रेस होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक बात करने का। और वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, हुकूमत वफाकी बजट कैसे मंजूर करवाएगी। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफरानुल्लाह खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और हॉट इशू हमारा आज का है, हुकूमत वफाकी बजट कैसे मंजूर करवाएगी। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफरानुल्लाह खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। ये सबसे पहले तो सियासी बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, कि आप बजट पेश कर दिया आपने, उस पर तनकीद भी हो रही है, आपके कुछ चाहने वाले उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तनकीद ही कर रहे हैं, हमेशा बजट पे होती भी है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम तो ये बजट नहीं मंजूर करेंगे, उन्होंने मुखालफत कर दी है, तो आप बजट मंजूर कैसे करवाएंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी अलाइड पार्टी है और ज़ाहिर है उनका वोट हमें चाहिए इस काम के लिए। तो ये बात तय है कि उनके बगैर आप बजट पास नहीं करवा सकते ना, अगर वो साथ ना दें? बजट पास तो उनके बगैर हो सकता है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन हम ज़ाहिर करेंगे नहीं, क्योंकि बजट पास करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी होती है नहीं, अगर आपके पास फर्ज करें 120 वोट हैं तो बजट पास हो जाएगा। हाँ, तो उससे यही सिंपल मेजॉरिटी होती है ना। सिंपल मेजॉरिटी तो वो 179 से ऊपर जाती है। 120 जो हाउस में बैठे होंगे उस वक्त? हाँ, जो भी बैठे, जो मेजॉरिटी में होंगे ना हाउस में, तो इट्स लाइक अ बिल। ठीक, बिल तो पास हो जाता है ना। ठीक है। तो मतलब आपका जो अपोजिशन है उससे ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए बेसिकली। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये बात बिल्कुल प्रपोज नहीं कर रहा कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो उसको अपोज करेंगे तो फिर तो हम नहीं कर सकते। ठीक। तो पीपल्स पार्टी के देखें कंसर्न है, आज भी प्लानिंग की मीटिंग में कई घंटे हम लोग बैठे रहे, तो वो उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो आए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उनके कुछ इश्यूज़ हैं M6 मोटरवे पे, उनके इश्यूज़ हैं K4 का जो प्रोजेक्ट है कराची पे, उस पर। और क्या इश्यूज़ है उस पर? M6 के लिए आप फंडिंग नहीं दे रहे? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम उसकी कुछ इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें, उसके ऊपर काम हो रहा है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए। कुछ उसके 6 हिस्सों में उसको तोड़ दिया है, 6 पैकेजेस बना दिए, कुछ बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से करेंगे, कुछ अपने लोकल रिसोर्सेज नहीं। तो उसके बजट में आपने मेंशन किया है सब कुछ? बजट में हमने 15 अरब रुपये रखे हैं उसके लिए। तो वो समझ रहे हैं कि कम है? वो समझ रहे हैं कि कम है, और लेकिन उसके अंदर जाए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला एलिमेंट आएगा, लेकिन इसकी मीटिंग कम्युनिकेशन की हमारी मंडे को है। लेकिन आपने फॉरेन एलिमेंट का जो जिक्र किया है, फॉरेन फंडिंग का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, सॉरी, वो उसका जिक्र बजट में नहीं है? उसका बजट में तो नहीं होगा, नहीं होता है। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वो प्रपोज्ड है, उस पर जिक्र है। हाँ जी, कुछ हमें है इसका। फिर क्यों रिजर्वेशन? अजरबैजान से हमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देखिए, वो ज़ाहिर है ये असल में प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हुआ है माजी में, इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा जो इसकी तख्ती लगी है, इसकी ज़मीन भी खरीदी जा चुकी है और ये एग्जीक्यूट नहीं हो सका, और ये एक ही पोर्शन रह गया नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी में जो मिसिंग है। तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है और इंशाल्लाह इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये सक्खर हैदराबाद है जी, ये सक्खर हैदराबाद है। और फिर वो कराची हैदराबाद जो है उस पर भी उनके हैं कि वो कहते हैं ये मोटरवे नहीं है, और बात ठीक ही है, उस ऊपर हाईवे टाइप ही है। तो वो क्यों नहीं आप वो पहले, ये मेरा ख्याल है कि फोकस मेरा ख्याल है M6 पे करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। PHDP 1000 अरब रुपये का है, उसमें क्या क्या होगा मुझे खुद। रिसोर्सेज आपने कहा लिमिटेड है, लेकिन हम देखते हैं सेनेट चेयरमैन की तनख्वाह आपने 21 लाख कर दी, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह आपने 21 लाख कर दी, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ गई, वज़रा मुशीरों की बढ़ गई। तो कहाँ हमारे उनको देखें, लाइफस्टाइल देखें आप, 17 जो असिस्टेंट कमिश्नर 17 ग्रेड का होता है ना, उनका करोफर देखें, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल देखें, और इतनी सरकारी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र और लेक्सस। आपको पता है लेक्सस की क्या प्राइस होगी? अब वो सरकारी मुलाजमीन के पास हैं और वो फिर रहे हैं उनके बच्चे लेके सड़कों पे और कुचल रहे हैं लोगों को। तो ये है, तो हमारे, मुझे तो नहीं लगता रिसोर्सेज की कमी है। देखिए, मुझे नहीं पता लेक्सस अगर किसी के पास है, लेकिन वैसे मतलब कि टोयोटा करोला या 1600 या 1300 सीसी गाड़ियाँ क्या बात कर रहे हैं? मैंने वो लैंड क्रूजर नहीं, वो मैं बता देता हूँ, लैंड क्रूजर अलग। वो इस तरह होता है जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा हो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने अपने लिए ले लिया। अब उनके बाप का पैसा है, उनके पास में तो पैसा तो यही है ना, नहीं वो हमारा ही है ना, टैक्स पेयर्स का ही है ना। वो कैसे लेक्सस गवर्नमेंट मैं ये प्रपोज नहीं कर रहा, लेक्सस पे वो कैसे सवारी कर सकता है? उसका ज़मीर कैसे गवारा करता है उसका पेट्रोल जलाने का?
नहीं, मैं तो देखें बिल्कुल प्रपोज नहीं कर रहा कि कोई लेक्सस होनी चाहिए किसी के मैंने पास। कहा अगर इदारों के पास ये भी है। ज़रूर हो सकता है कि कभी कभार सिक्योरिटी के लोगों के इश्यूज होते हैं तो उनको ऐसी गाड़ी दी जाती है जो कि बॉम्ब प्रूफ होती है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी उनके बच्चे तो नहीं चला सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं चला ठीक है, लेकिन इसके अलावा बॉम्ब प्रूफ के अलावा इदारों के पास गाड़ियां हैं जो मिनिस्ट्रीज को वो दे देते हैं रिश्वत के तौर पे, ताकि मिनिस्टर खुश रहे और उनको इदारे में कायम रखे, है ना ऐसा। अब वापडा को आपने बजट में वो दे दिया है टैक्स एग्जम्पशन, और उसकी गाड़ियां कितनी वजारतों के पास हैं, कितनी उनके पास ये लैंड क्रूजर्स हैं, हम गिन ही नहीं सकते। और बिजली के बिलों में हाल देख लें हमारा, क्या करते हैं आप लोग। तो देखिए मैं तो इतना मायूस ना मुझे जवाब से आप तो बिल्कुल ही मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, देखें आप उसे एग्री कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं, मैं तो बिल्कुल नौकरशाही के खिलाफ हूँ। मैं आपको हुकूमत क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, नौकरशाही की कमाल क्यों है। देखिए एक तो कल्चर का कुछ हिस्सा बन गया है, वो ऐसा ऐसा जाते जाते ही जाएगा। लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं कि देखें जो टोटल एक्सपेंस जो बजट है ना पाकिस्तान का, वो है तकरीबन 17,637 अरब रुपए का। ठीक है, तो उसके अंदर जो सैलरियों का जो मद आपने बताया ना, वो 0.0001% भी नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। जो लोगों की 9-9 साल से सैलरी नहीं बढ़ी हुई, तो आप उनकी तो बढ़ानी ज़रूरत है। अब देखें अगर एक फ़र्ज़ करें एक डिप्टी चेयरमैन है या डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर है, उसके पास सैकड़ों लोग आते हैं, उसने उनको चाय पिलानी होती है, उसने उनको कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसकी अगर आप बिल्कुल 2 लाख 2.5 लाख रुपए तनख्वाह कर देंगे, फिर आप उसके बाद आप कहते हैं करप्शन भी ना हो। 8 लाख रुपए की चाय पिलाते हैं वो महीने में। 2-2.5 लाख रुपए नहीं, आप बहुत चाय, आप मुझे बताएं ना, खाली चाय नहीं होती, मेहमान आ रहे हैं और आपने बड़े करने होते हैं। ये आप मुझे बताएं हल्के चलाने गिलानी कितने अमीर आदमी हैं, अयाज सादिक, लेकिन आप अमीर आदमी की बात ना करें। देखिए आप ये बताएं कि अगर एक ईमानदार आदमी उस ओहदे पे बैठा हो तो वो क्या करे। तो मुझे बताएं फिर 37,000 में एक बंदा, जब आप मिनिमम तनख्वाह 37,000 है, आप मुझे बताएं वो कैसे गुजारा करे। आप कह रहे हैं ना कि सेनेट चेयरमैन ने और स्पीकर कौमी असम्बली ने चाय पिलानी है तो इसलिए 21 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। वो बंदा जिसने 37,000 रुपये आप उसको दे रहे हैं, उसने घर चलाना है, और आपने इसलिए तनख्वाह नहीं बढ़ाई कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज़ नहीं करना चाहते। ये इंसाफ है, ये मुआशरा है, ये वेलफेयर स्टेट है। नहीं देखें, हमने जो है वो जो लोएस्ट जो स्लैब है उसको 2 दफ़ा ऊपर लेके गए हैं हम, लेकिन आप लोएस्ट स्लैब को आप एक चेयरमैन की तनख्वाह से तो नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं, उसकी सरकारी मुलाजिम की आप फिर भी शायद कर सकते हैं, लेकिन आप इसका मतलब आप क्लासिज्म पे बिलीव करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल क्लासिज्म पे बिलीव नहीं करता। मैं 21 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, जिसको पहले खुद ही अरबपति है। नहीं, लेकिन हर बंदा अरबपति नहीं होता ना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आपके पास, तो फिर नहीं, हर बंदा अरबपति नहीं है। हमारे मैं अरबपति नहीं हूं, आप नहीं हूं, तो आप इसलिए स्पीकर भी नहीं बने, सेनेट चेयरमैन भी नहीं बने, ना बनेंगे। यहाँ पे वही बनता है टॉप पे जो अरबपति है। मैं अभी आपको सबके नाम दे देता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर आपके सैलरी नहीं लेते, तो सैलरी नहीं लेते, तो फिर ये मिसाल बाकी क्यों नहीं फॉलो बहुत सारे वज़रा भी सैलरी नहीं तो लेते। ये बाकी ये सेनेट चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर क्यों नहीं लेते। चले आपने चाय पिलानी है, कुछ जायज़ तनख्वाह कर लेते। देखिए मैं अब मिसाल के तौर पर मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन जो अरबपति नहीं है, जो इस पोजीशन पे भी हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि देखें आपने सियासत तो करनी है ना, आप सियासत को सियासत के तरीके से करेंगे। मैंने जॉब भी तो करनी है ना, मैं जर्नलिज्म में रहना चाहता हूँ, इसके कुछ हैजर्ड्स हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं किसी दिन भी नौकरी से निकाला जा सकता हूँ, मेरी सैलरी कम हो सकती है, मेरे गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन मेरा शौक क्या है, आपको शौक है सियासत करने का, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है ना। अकाउंटेबिलिटी है लोगों के सामने, बिल्कुल अकाउंटेबल, हम आवाम के सामने अकाउंटेबल है। आपके बजट के मुताबिक 45% लोग गुर्बत से नीचे हैं, सतह वो जो गुर्बत है उससे नीचे हैं 45%। मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूं इसके ऊपर कि देखें वो जो डेफिनेशन थी पॉवर्टी की, वो वर्ल्ड बैंक ने चेंज कर दी। पहले थी $2.3, अब वो $3 हो गई है, तो उसकी वजह से ये बार ऊपर चला गया है। और ये 2017 में हम इसको 23% पे लेके आ चुके थे। 2017 में पाकिस्तान में सतह गुर्बत से नीचे 22 से 23% टोटल लोग थे। अब वो क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला, आपने कहा सतह गुर्बत से नीचे $3 डे, $3 ठीक है, $3 900 रुपये बनता है, मैक्सिमम 800 बनता है। हाँ ठीक है, 800 रुपये में एक बंदे ने खाना भी खाना है, 3 बच्चों के साथ बिजली का बिल भी देना है, चूल्हा भी जलाना है, उसने कपड़े लीड़ा भी लेना है, उसने ईद भी मनानी है, उसने रिश्तेदारों के यहाँ उस फौतगी पे खुशी पे भी जाना है। 800 रुपये एक दिन की दिहाड़ी में, तो उसको आप कंपेयर करें हमारे, फिर मैं बात आएगी वहीं पे सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली। थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए। देखिए हमने गैप तो कम होना चाहिए, गैप कम होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मिनिमम बार भी ऊपर जानी चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन देखें कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी ना। ये पॉलिटिकल अपीवल हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले 7-8 साल में, उसकी वजह से जो इकॉनमी के हालात ख़राब हुए हैं, वो उसका तो हम पहले नहीं डाल सकते। यही जज्बा थोड़ा अरसा और सेनेट और नेशनल असम्बली भी दिखाती
कि तनख्वाहें अभी 9 साल अपीवल नहीं हुआ है, अभी नहीं करते? 9 साल नहीं बढ़ाई। तो आप मुझे एक बात, आप चले, हमें इस बात का क्रेडिट दें, मेरी गुजारिश सुन लें, आप इस बात का क्रेडिट देंगे हमने 9 साल नहीं बढ़ाई, ये भी तो एक बात है कि नहीं है, कि इसीलिए नहीं बढ़ाई कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है मुल्क के। हालांकि आप मुझे बता दें 1,60,000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है। इस हद तक था कि हमारे ही इदारे में हमारा जो ड्राइवर है ना, उसकी सैलरी हमारे से ज़्यादा थी। उसने सारी उम्र भी लगाई है ना वहाँ पे। नहीं, वो सारी उम्र लगाए या नहीं लगाए, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना अफसार साहब, आप मुझे खुद बताएं ना। मैं मानता हूँ कोई तरीका नहीं, ये तरीका है 37,000 रुपये मिनिमम सैलरी। नहीं, वो तो अब जब तक इकॉनमी के हालात ठीक नहीं होंगे तो वो तो उसके हिसाब से तो फिर वो तब तक आप भी इंतजार करें। ये है ना 9 साल कौम देखेगी ना कि आपने भी पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, हमने भी बांधा हुआ है, खुश हो जाएगी कौम। मैं कह रहा हूँ 9 साल हमने इंतजार इसलिए किया है क्योंकि ये हमें मालूम था कि ये सेंसिटिव मामला है, इसीलिए। वरना तो देखें हर साल बढ़ती है तनख्वाह, लेकिन बाकी हमारी तो नहीं बढ़ती है, कहते हैं कि 2 साल और ना बढ़ती तो क्या हो जाता? 2 साल बाद बढ़ती तो फिर आप ये कह रहे होते तो फिर मिनिमम सैलरी बढ़ाए ना, बढ़ाइए, सदर गुरबत से नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर भी लाए ना। बिल्कुल, वो नहीं रहा, आप लोग की तनख्वाह बढ़ रही है, इसलिए लोगों को इतराज है। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसका ताल्लुक जीडीपी ग्रोथ रेट से है। अगर हमारा जीडीपी सही तरह ग्रो करेगा तो पर कैपिटा इनकम ऊपर जाएगी, पर कैपिटा इनकम जब ऊपर जाएगी तो आपका ताल्लुक भी उसी से होना चाहिए। लेकिन नहीं है ना, हमारा 9 साल जब इकॉनमी के हालात ठीक भी थोड़ी सी बढ़ा लेते इतनी, जिसको आपके वजीर दफा जो पिछले 35 साल से इस कौमी असम्बली के मेंबर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा ये माली फहाशी है। ठीक है, वो अब उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर ले लिया नोटिस और वो फिर अब वापस भी मुझे लग रहा है कि वो उस पर मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ उस पर होगा, वापस हो जाएगी। मुझे लग रहा है भी डेफिनेटली नहीं कह रहा, लेकिन चले आपने कोई खबर तो दी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आज का एडिटोरियल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की इंटरनेशनल गिरती हुई साख, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आलमी मंजरनामे में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गिरती हुई साख। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, और उसमें से एक बहुत अहम जरीदा है दक्कन हेरल्ड, उसमें जो आर्टिकल छपा है उसमें मोदी पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर शदीद तनकीद की गई है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हिंदुत्व के नज़रिए की वजह से इंडिया की साख पूरी दुनिया में खप कर दी है, और अब इंडिया को एक इंतहा पसंद और गैर जिम्मेदार मुल्क समझा जा रहा है, जो ट्रिगर हैप्पी है और जो छोटी सी बात पे पाकिस्तान पर बार बार हमला कर देता है। और ये देख रहे हैं हम कि मोदी जब से आया तब से पाकिस्तान पर 2 दफ़ा हमला हो चुका है, और दोनों दफ़ा पाकिस्तान ने जवाब तो उसको ठीक दिया है, और इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया, लेकिन इससे भी बेहतर जवाब दिया जाना चाहिए था। और दक्कन हेरल्ड के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो खुद दुनियापुरी में जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए सियासी और सफारती हमायत हासिल करने के लिए, और जो पाक भारत जंग में जो कुछ हुआ है उसके बारे में दुनिया को ब्रीफ करने के लिए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है उसका तोड़ करने के लिए। लेकिन इसके बरक्स इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं नहीं गए जंग के बाद, बल्कि वो सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़ के वापस आए थे पहलगाम वाक़े के बाद, और पहलगाम जाने की बजाय वो बिहार में जलसे से खिताब करने चले गए। तो उन्होंने कहा कि वो खुद इसलिए नहीं गए किसी भी मुल्क, और उन्होंने एक वफ्द भेजा है जिसमें कांग्रेस के लोगों के जो लीड कर रहा था, इसलिए भेजा है कि मोदी की अपनी साख इंटरनेशनल कम्युनिटी में गिर गई है और अब वो नहीं रही। लोग उनकी बेवकूफ़ी या जहालत जो भी आप कह लें उसको समझ गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पिछले 11 साल में ख़त्म हो गई है, और अमेरिका के साथ दोस्ती के जितने दावे थे वो ख़त्म हो गए हैं। 4 दफ़ा 5 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप जिक्र कर चुका है कश्मीर के इशू का कि वो हल करवाना चाहते हैं मसला, और उन्होंने जंगबंदी करवाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और क्वाड एक बहुत अहम ग्रुप था जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जिसके मेंबर थे, और वो इसलिए बनाया गया था कि इंडिया को इस इलाके का थानेदार बनाया जाएगा, और एशिया पैसिफिक में जितनी भी जो पॉलिटिकल सियासत होगी, जो पॉलिटिक्स जितनी भी होगी उस पर इंडिया इसको लीड करेगा। ये 4 मुल्कों का एक अलायंस था, अब उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, और वो तकरीबन वो अलायंस मर गया है पाक भारत जंग के बाद, क्योंकि इंडिया की असल ताकत एक्सपोज हो गई है। तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि चाइना के साथ मिलकर मिलिट्री हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके जिद्दत हासिल कर रहा है, और वहीं इंडिया ने अपने नौजवानों को मुल्क दुश्मनों का पता लगाने के लिए अक़लियतों को निशाना बनाने की तरफ मोड़ इंटरनली अपने खिलाफ नफरत जहर फैला रहे हैं, जो इंडिया भी भुगतेगा। गुड नाइट।